जी अस्सलाम वालेकुम। कैप सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो कल के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे उनको क्विज के ज़रिए से टेस्ट करेंगे ताकि पता चले हमें कंसेप्ट आपको समझ आए या नहीं आए। और फिर उसके बाद आज दो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हमने डिस्कस करने हैं। दोनों डेट से रिलेट करते हैं। इरिडीमेबल बॉन्ड और रिडीमेबल बॉन्ड, इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं। लेकिन उससे पहले क्विज के लिए तैयार हैं? आप लोगों के ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए। रेडी हैं तो बताइए, स्टार्ट करें हम क्विज। रेडी है? चलिए जी, पहला क्वेश्चन ये रहा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म कैपिटल प्राइमरीली रेफर टू। कैपिटल का मतलब क्या है? क्या मतलब है कैपिटल का? फाइनेंस में एनी फाइनेंशियल रिसोर्स या कि वही जो फंड्स इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स हैं। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कैपिटल की, डी। और जो सी है ये फाइनेंस की डेफिनेशन है कि कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो चाहे ओनर्स की तरफ से है या एक्सटर्नल पार्टीज की तरफ से है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसीलिए फाइनेंस में जो डेट है ये भी कैपिटल में क्लासिफाई किया जाता है और बॉन्ड्स हैं ये भी कैपिटल में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। Which of the following is not considered a source of long term capital? कौन सा? ट्रेड क्रेडिट। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं है। डेफिनेशन के लिहाज से कैपिटल जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ फाइनेंस शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं लेकिन फाइनेंस में इसका नाम है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें ये जस्टिफाइड है, ठीक है। थोड़ा सा स्वीट आ रहा है ना, अजीब लग रहा है, ठीक है। इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये राज। कह रहे सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, इनमें से कौन सा की मार्केट वैल्यू नहीं होती? किसकी मार्केट वैल्यू नहीं है? बैंक लोन। ये पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम क्वेश्चन में। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, जो उसकी बुक वैल्यू है जिसमें उनका लोन लिया है वही मार्केट वैल्यू के तौर पे ली जाती है। Why is it important for financial manager to calculate WACC? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए। किस लिए? टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट विच इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स टू एक्सेप्ट, ठीक है। इस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए यूज होता है। इसीलिए पहले हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखेंगे जो हमारा फ्यूचर का चैप्टर होगा एक। अब क्राइटेरिया भी उसने नहीं बताया, अभी उसने सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड किया कि इसका मकसद क्या है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वैल्यूएट करना कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है किस में नहीं। अब किस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए डिसीजन किया जाता है ये आगे पूछेगा आपसे। ये क्राइटेरिया पूछ रहा है
कि कैसे डिसाइड करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सामने रखते हुए किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किस में नहीं, कैसे कंपेयर करेंगे दो चीजों को, किन को, IRR रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। अगर रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR ज्यादा है ऐसे प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर IRR कॉस्ट से कम है ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन 6, रिटर्न कम है कॉस्ट से, कॉस्ट ज्यादा है, क्या करना है, रिजेक्ट कर देना, सिंपल। ये रूल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी आपके काम आएगा। जी, कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 10% और मार्केट वैल्यू 15, तो कैलकुलेशन क्या होगी, टोटल है कैपिटल 50 मिलियन का, प्रेफरेंस शेयर की 15 है और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 10%, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%, जो लगभग, वैसे कैलकुलेशन कर लिया आपने तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन के बगैर भी आप इंटेलिजेंट गैस लगा सकते थे कि लगभग कॉस्ट किसके बराबर आएगी, उसका 1/3 के करीब, यानी 3%, 3% ही है। जी बिल्कुल, कैलकुलेशन क्लियर होगी ना आपको ये। इंटरेस्ट रेट 13% है, कूपन टैक्स रेट 35%, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होगी 13% मल्टीप्लाइड बाय 0.65, 30% मल्टीप्लाइड 0.65, भाई वो मेरा कैलकुलेटर भी ले आएगा, आज लेक्चर में जरूरत पड़ेगी, साइड टेबल पड़ा होगा, तो कितनी कॉस्ट आ गई 8.45, कैलकुलेशन क्लियर है ना, 30% को किससे मल्टीप्लाई किया 0.65 से, ठीक। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट टैक्स एडजस्टमेंट के बाद कैलकुलेट करनी चाहिए। रिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोनों की मार्केट वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल सेम है क्या, सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं, सेम पर्पस के लिए यूज नहीं होते, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म नीड के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल आपके जो पीपी फिक्स एसेट्स हैं इनको फाइनेंस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लाइबिलिटीज आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होती हैं, और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या कैपिटल है वो आपके करंट एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल डिफरेंट है, वर्किंग कैपिटल किस पर्पस के लिए यूज होता है, आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए इन्वेंट्री, ठीक है, डेटर्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, या आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए यूज होता है,
जी आज के क्विज के लीडर्स ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी हैं जी। फर्स्ट पोजीशन शाबाश, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। शाबाश, चलिए ये तो था हमारा क्विज। चलिए इसी बहाने हमारे कंसेप्ट जो हैं वो रिफ्रेश हो गए। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। खास तौर पे कल के लेक्चर की सबसे अहम चीज हमने क्या सीखी थी? फॉर्मेट। फॉर्मेट याद है आपको? चलिए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? हाथ उठाइए जरा। छोटी सी असाइनमेंट थी। असाइनमेंट क्यों नहीं की आपने? छोटी सी असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट इधर से कौन भाई थे? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट छोटी सी असाइनमेंट क्यों नहीं करते आप भाई? 15 मिनट नहीं लगे होंगे आपको असाइनमेंट करते। असाइनमेंट की है? क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट की है मेरे भाई ने। कितना टाइम लगा आपको असाइनमेंट करते हुए? सारी 10 मिनट। 10 मिनट की असाइनमेंट थी फिर भी इसने नहीं की। क्यों नहीं की भाई ने असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? कब करेंगे? आज करेंगे? आज वाली असाइनमेंट आज ही कर लेंगे? ठीक है चलिए। तो अब ये बताइए कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था। एक मिनट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर दूं कंसेप्ट को। नोट्स नहीं है भाई, वो टीए रूम से आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लास के बाद ले लीजिए या क्लास से पहले ले लेते जी। फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम? फॉर्मेट के ऊपर ग्रिप है आपकी? याद है फॉर्मेट आपको? ड्रॉ कर लेंगे बड़े क्वेश्चन में, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, इसमें कोई प्रॉब्लम? कल हमने एक ही कंपोनेंट की कॉस्ट सीखी थी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज हम कॉस्ट कैलकुलेट सीखने जा रहे हैं बॉन्ड के। बॉन्ड, डिबेंचर भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। एक है इरिडीमेबल बॉन्ड और एक है रिडीमेबल बॉन्ड। अच्छा, दोनों में याद रखिएगा जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि चाहे इरिडीमेबल बॉन्ड हो चाहे रिडीमेबल बॉन्ड हो, दोनों पे आप जो पीरियोडिक पेमेंट करते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं और दोनों पे टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। रिडीमेबल बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट, एडजस्टेड वैल्यू लेते हैं हम, टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। इरिडीमेबल का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उस पे भी टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों टैक्स एडजस्टेबल है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलता बॉन्ड की बजाय शेयर्स की बात करता ना, प्रेफरेंस शेयर की, तो फिर मैं आपसे ये बात ना कहता टैक्स एडजस्टमेंट वाली, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है, उस पे टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती। फाइनेंस में तो नहीं होती, काउंटिंग में पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बॉन्ड के ऊपर टैक्स एडजस्टमेंट होगी, पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक है रिडीमेबल बॉन्ड, एक है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल बॉन्ड कौन सा है? जो कि परपेचुअल है, जो कि हमेशा के लिए इशू कर दिया गया। कंपनी ने एक दफा आपको इरिडीमेबल बॉन्ड इशू कर दिया ना, जो इरिडीमेबल है, तो फिर आप कंपनी को वो वापस नहीं कर सकते। आपको अगर दरमियान में कुछ अरसे के बाद पैसों की जरूरत पड़ भी गई, आपने कंपनी से कहा जाके इसको वापस ले लो, कंपनी वापस, कंपनी क्या कहेगी? ये तो इरिडीमेबल है, ये तो वापस नहीं होगा, ये इरिडीमेबल है। अगर आपने इसको बेचना है तो आपको कोई और प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जिसको आप ये बेच सके। इरिडीमेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो कंपनी ने इशू किया और ये कभी भी रिटर्न नहीं होगा कंपनी को। कंपनी कभी भी ये वापस लेके आपको पैसे अदा नहीं करेगी। इसका अपोजिट होता है रिडीमेबल बॉन्ड या रिडीमेबल डिबेंचर। भाई उसमें क्या कंसेप्ट है? उसमें कंसेप्ट ये है कि रिडीमेबल बॉन्ड एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए इशू होता है। फॉर एग्जांपल 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के लिए। और जिस टाइम पीरियड के लिए इशू होता है, जैसे 3 साल के लिए बॉन्ड इशू हुआ क्या? आज के दिन आपने कंपनी को पैसे दिए, जो भी वैल्यू है बॉन्ड की, और कंपनी ने आपको एक बॉन्ड दे दिया, एग्रीड। आज के दिन आपका ये हुआ आउटफ्लो,
और कंपनी के लिए क्या हुआ, इनफ्लो। अब इसके बाद आइंदा क्या होगा, हर साल, जैसे 3 साल का अगर बॉन्ड है, हर साल कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती रहेगी। आपको ईयर 1 के एंड पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और ईयर 3 के एंड पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ईयर 3 के एंड पे इंटरेस्ट के साथ एक और चीज मिलेगी, क्योंकि रिडीमेबल अमाउंट है तो प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, वो डन जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक और ट्विस्ट, इसमें एक दो ट्विस्ट है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल बॉन्ड में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है? रिडीमेबल बॉन्ड ऐसा है जो आफ्टर सर्टेन पीरियड रीपे हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी टेन्योर है। ठीक है, हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, साल के एंड पे क्या होगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल भी मिलेगा। लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट को अलग रखना है, प्रिंसिपल को अलग रखना है, दोनों को ऐड नहीं करना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं शॉर्टकट लगाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इकट्ठे डिस्काउंट होते, नहीं, दोनों को नहीं करना, अलग अलग करना है। कुछ रीजन है इसके। एक तो ये कि हमने एन्युटी के जरिए से कैलकुलेशन करनी होती है तो वो अलग ट्रीट होगा, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की नेचर डिफरेंट है। इंटरेस्ट के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, प्रिंसिपल के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। जब आप दोनों को इकट्ठा कर देंगे ना तो फिर ट्रीटमेंट गलत होने का चांस है। दोनों के ऊपर टैक्स एडजस्टमेंट लगाएंगे वो भी गलत, अगर नहीं लगाएंगे वो भी गलत। तो हमने इंटरेस्ट को हमेशा अलग रखना है आखिरी साल में, प्रिंसिपल को हमेशा अलग रखना है। तो रिडीमेबल इरिडीमेबल फर्क समझ आया? रिडीमेबल जो 3, 4, 5 साल के बाद कंपनी को वापस कर दिया जाएगा, कंपनी आपको पैसे दे देगी। और इरिडीमेबल कौन सा है? जो कभी भी वापस नहीं, परपेचुअल होगा, हमेशा के लिए कंपनी ने इशू कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। इसमें 2 ट्विस्ट है, आपको ये आपने जहन में रखने हैं। पहला ट्विस्ट ये है कि जो रिडीमेबल बॉन्ड है, दोनों है रिडीमेबल बॉन्ड के ट्विस्ट, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन भी रिडीमेबल के आते हैं। पहला ट्विस्ट, रिडीमेबल बॉन्ड की अगर फेस वैल्यू है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क होता है। बाज़ औक़ात बॉन्ड इशू होता है एट फेस वैल्यू, एट पार बोलते हैं उसको, और बाज़ औक़ात इशू होता है एट फेस वैल्यू या एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम। जब मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो ना, अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो हम कहते हैं ये बॉन्ड इशू हो रहा है एट डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, ये इशू हो रहा है एट प्रीमियम। उसी तरह जब रिडीम होना है 3, 4, 5 साल के बाद, अगेन तब भी वही फेस वैल्यू भी होगी, मार्केट वैल्यू भी होगी। अगर सेम है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, हम क्या कहते हैं, ये बॉन्ड रिडीम हो रहा है एट पार, बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार। और अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा का रिटर्न हो रहा हो, हम क्या कहते हैं, ये है रिडीम एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम का रिडीम हो रहा हो, एट डिस्काउंट। तो आपने ये टर्म कभी सुनी है, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम? कभी टर्म सुनी है? कहाँ सुनी है? अब बेहतरीन हो गया R2 में, अगर नहीं सुनी तो अभी सुन ले। और जिस तरह इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट होता है ना, उसी तरह रिडीमेबल एट पार प्रीमियम डिस्काउंट भी होता है। क्वेश्चन में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो आपने क्वेश्चन में यूज करनी है वो चेंज हो जाएगी। अगर एट पार है तो वैल्यू कुछ और होगी, अगर एट डिस्काउंट है वैल्यू कुछ और होगी, एट प्रीमियम है तो वैल्यू कुछ और होगी। यहां तक क्लियर है? तो रिडीमेबल में एक मैंने आपको ट्विस्ट बता दिया, क्या? पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये लिख लें, पार प्रीमियम डिस्काउंट रिडीमेबल में। ठीक है, इन रिडीमेबल बी केयरफुल इन डीलिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या है, एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट। ठीक हो गया जी? एक एडजस्टमेंट तो ये है।
और दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, दूसरी चीज क्या है रिडीमेबल में? रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? कंपनी को रिटर्न करना। बाज़ औक़ात जो रिडीमेबल होता है ना वो कन्वर्टेबल भी होता है। सिंपल रिडीमेबल में और कन्वर्टेबल में क्या फर्क है? अगर तो बॉन्ड आपका सिर्फ रिडीमेबल है ना, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल नहीं है, तो 3 साल बाद आप जाएंगे, आप कंपनी को वापस करें, कंपनी से लेंगे कैश। क्या लेंगे? कैश। अगर कन्वर्टेबल नहीं है। अगर कन्वर्टेबल है तो फिर आप ड्यू डेट पे जाके कंपनी से क्या लेते हैं? शेयर्स। लेकिन अक्सर जो कन्वर्टेबल होते हैं ना, कंपनी ऑप्शन देती है कि या तो आप कैश ले लीजिए इसके बदले में या शेयर्स ले लीजिए। बताइए, फर्ज कीजिए मैं अगर कंपनी में आपको ये ऑप्शन देता हूँ, आज आपसे मैंने 1000 रुपया ले लिया, आपको एक बॉन्ड दे दिया और कहा 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है, चाहे ये बॉन्ड एट पार कैश करवा लीजिएगा, चाहे इसके बदले में 5 शेयर ले लीजिएगा। 1000 रुपये का बॉन्ड है, चाहे 3 साल के बाद आके 1000 रुपया ले लीजिएगा, चाहे बदले में 5 शेयर ले लीजिएगा। यानी बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में, आपको कंपनी का मालिक बनने का मौका मिलेगा। क्या ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। अहम चीज, आप ये फैसला कैसे करेंगे कि आपको कन्वर्ट करवाना है या कैश लेना है? हाँ, ये शेयर की प्राइस पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, किस दिन की प्राइस पे? आज की प्राइस पे कि जो 3 साल बाद रिडीम हो रहा है उसकी प्राइस पे? ये भी ज़हन में रखिएगा, 3 साल बाद की प्राइस। अगर तो वो प्राइस, जैसे इस केस में प्राइस कितनी होगी तो आप कैश करवाएंगे और कितनी होगी तो कन्वर्ट करवाएंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। हाँ भाई, शेयर 5 शेयर मैंने बोला है, हाँ 200। अगर शेयर की प्राइस 200 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे। आप कहें 300 का शेयर है, 5 शेयर मिलेंगे, 3 5 15, 1500 वैल्यू मिल रही है मेरे को, तो 1000 रुपया मैंने लेके क्या करना है? 1000 रुपए की बजाय 1500 वैल्यू के शेयर ले लेते हैं। अगर और कुछ भी ना करना हुआ तो 1500 के शेयर लेके उसी दिन मार्केट में बेच दूंगा, 500 का फायदा है। तो क्या करेंगे आप? कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। और अगर शेयर की वैल्यू 200 से कम 150 ही, आप कहेंगे 150 है वैल्यू, 5 शेयर मिलेंगे, मैं कन्वर्ट कराता हूं, 15 750 रुपए मिलेंगे। 750 से बेहतर है मैं कैश ले लो, 1000 ले लो। यानी रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर आप चूज करेंगे। बताइए, ऐसा ही है? हर रैशनल इन्वेस्टर, हर समझदार इन्वेस्टर यही ऑप्शन लेगा। भाई, किसी भी अक्लमंद इंसान के सामने 2 ऑप्शन रखी जाएं तो वो कौन सी वाली सेलेक्ट करता है? जो ज्यादा बेहतर हो। और हम चूंकि फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जो माली लिहाज से फाइनेंशियली ज्यादा हो वैल्यू की, वो ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी। तो इसीलिए याद रखिए, अगर तो बॉन्ड रिडीमेबल है तो जो आपने उसकी आखिरी वैल्यू लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है? वो जो अगर कन्वर्टेबल है तो हायर वाली, कन्वर्टेबल नहीं है तो जो भी रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो इरिडीमेबल बॉन्ड होता है वो आज आप खरीदते हैं और आपको हमेशा सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलता है। लेकिन अगर रिडीमेबल बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें याद रखिए 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। रिडीमेबल बॉन्ड में 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। नंबर 1, आज आपने जो पैसे अदा किए, आउटफ्लो, जितने का बॉन्ड खरीदा वो, उसे कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा वो। और नंबर 3, एंड पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, टर्मिनल वैल्यू उसको बोलते हैं वो।
ठीक है। तो आपको जब आप रिडीमेबल बॉन्ड खरीदेंगे तो उसमें 3 तरह के कैश फ्लोज इन्वॉल्व होंगे। एक इनिशियल वैल्यू जो कि आउटफ्लो है, गौर से सुनिए, एक इनिशियल वैल्यू जो कि आउटफ्लो है, वहां पैसे देंगे तो एसेट आएगा ना। दूसरा, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इनिशियल मार्केट वैल्यू पे एसेट खरीदा, पैसे दे के एसेट खरीदा, उसके बदले में अब हमें मिलना शुरू हुआ एक हर साल इंटरेस्ट। अगर तो इरिडीमेबल बॉन्ड है, आपको बस इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा, खत्म कहानी। अगर रिडीमेबल बॉन्ड है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 2, 3, 4, 5 साल तक, और फिर उसके बाद जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी जिसे हम टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी जिसे टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। वो बाजुकात सिर्फ कैश में होगी, बाजुकात कैश और शेयर दोनों में उसने दी होगी। तो आपने क्या करना है, विच एवर इज हायर, वो लास्ट वैल्यू लेनी है। डन जी, ये बात समझ आ रही है? ये आपको इरिडीमेबल बॉन्ड कैसे काम करता है समझ आया, रिडीमेबल बॉन्ड कैसे काम करता है समझ आया। अच्छा चलिए आगे चल। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, कल के लेक्चर में एक कंसेप्ट था बहुत ही अहम। जब फाइनेंस में हम, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग में ना मुमकिन तौर पे कॉस्ट की बेस पे रिकॉर्डिंग होती है। जैसे एसेट कितने का खरीदा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, आपका शेयर्स कितने की फेस वैल्यू है बैलेंस शीट में, शेयर्स उस वैल्यू पे आता है। फाइनेंस में बताइए जरा, कॉस्ट वैल्यू को ज्यादा बेहतर समझा जाता है कि मार्केट वैल्यू को? डिसीजन किस बेस पे होने चाहिए, कॉस्ट की बेस पे कि मार्केट? खुद बताइए आप, किस वैल्यू? बिल्कुल मार्केट। तो फाइनेंस में हमने हमेशा क्या करना है, डिसीजन जो करने हैं वो मार्केट वैल्यू की बेस पे करने हैं। ठीक है। तो वो जो हमने, आपको याद होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया है, उसमें भी हमने हर कंपोनेंट की कौन सी वैल्यू ली थी, मार्केट वैल्यू ली थी। तो अब आइए जरा हम पढ़ते हैं कॉस्ट कैलकुलेट। बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना हमने कल सीख ली थी, आज हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बॉन्ड की। और बॉन्ड में 2 तरह के, एक इरिडीमेबल, एक रिडीमेबल। पहले बताइए किस बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल के? जो आसान है, जो आसान है इरिडीमेबल। चल इरिडीमेबल की सीख लेते हैं, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल। अच्छा एक चीज नोट करें, कॉस्ट अंडरलाइन करें और मार्केट वैल्यू अंडरलाइन करें। ये मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर का असल में नाम मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कैलकुलेट करना सिखाता है। फार्मूला एक ही है, आपको पता है। अब अकाउंटिंग वो उसका मैथ का रूल है, किसी भी इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 आपको पता है, कोई से भी 2, ABC 3 वेरिएबल है, कोई से 2 पता है, तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन के अंदर, इसी फार्मूला के अंदर कॉस्ट पता है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू पता है, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन दोनों अलग से कैलकुलेशन नहीं है, एक ही फार्मूला से दोनों चीजें कैलकुलेट होंगी। अब देखें, यह है इरिडीमेबल बॉन्ड, इरिडीमेबल बॉन्ड, क्लियर? इसमें बताइए कोई टर्मिनल वैल्यू होगी, लास्ट में कोई प्रिंसिपल वैल्यू हमें मिल रही होगी? ये तो इरिडीमेबल है, इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलना है। इसकी कॉस्ट का फार्मूला क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। यानी इसमें समझ लीजिए हमें नेट कितने % कॉस्ट पड़ेगी अगर हम इस बॉन्ड को इशू करते हैं। ये सिखाना चाह रहा है कि अगर आप इस बॉन्ड को इशू करते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, आपको नेट कॉस्ट कितने में पड़ेगी। कह रहा है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, उसको शो किया उसने KD के साथ। ये कल मैंने आपको बताया था, K का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल और D से मुराद वो कंपोनेंट है, डेट, इज इक्वल टू I लिखा हुआ, I मींस इंटरेस्ट, और D का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये जितना भी इंटरेस्ट, फिर इसके बाद उसने क्या लिखा है 1 माइनस टी, ये क्या है ये टैक्स रेट, टैक्स रेट, और पी क्या है प्राइस, प्राइस प्राइस उसकी वैल्यू उसकी कितनी है, प्राइस ऑफ डिबेंचर। नीचे उसने बोला हुआ आईडी क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन रुपीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन रुपीज। अच्छा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने रुपए है, कह रहा है इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है, आप जब बॉन्ड लेते हैं तो उसके ऊपर आपको जिस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा हर साल उसे कूपन रेट कहते हैं। कूपन रेट बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। कहीं अगर आप पढ़े ना 7% बॉन्ड 7% डिबेंचर, इसका मतलब क्या है कूपन रेट 7% है। और कूपन रेट का मतलब क्या है, इस डिबेंचर की जितनी फेस वैल्यू है उसको 7% से मल्टीप्लाई करके आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्लियर जी। और फिर प्राइस ऑफ डिबेंचर है। अच्छा मुझे बताइए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्राइस दी हुई है, क्या कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉस्ट दी हुई है तो प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, पक्की बात है। यही बात नीचे कह रहा है स्टडी टिप में, कह रहा है इफ यू आर गिवन कॉस्ट ऑफ एनी इरिडीमेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहते हैं बॉन्ड और शेयर दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज होता है। सिक्योरिटी का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि सिमिलर फार्मूला यूज होगा कल के लेक्चर। कल का लेक्चर समझ लीजिए आपकी रेपिटेशन ही होगी, ठीक है। कल का लेक्चर आपका जो आने वाले कल का लेक्चर है, अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझ लेते हैं तो कह रहे हैं अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी यानी चाहे बॉन्ड है चाहे शेयर्स हैं दोनों पे रूल लगेगा, यू कैन कैलकुलेट इट्स प्राइस मार्केट वैल्यू यूजिंग सेम फार्मूला। प्राइस पता है कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कॉस्ट पता हो तो प्राइस का वो कैसे कैलकुलेट होगी, कॉस्ट भाई मैथ का रूल है ना, कॉस्ट इक्वेशन के इस तरफ है वो इधर चली जाएगी और ये प्राइस इधर आ जाएगी। ये शिफ्टिंग करनी आती है ना आपको, ये है जी कंसेप्ट। फिर से सुन लीजिए, आज हम बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। बॉन्ड दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। पहले हम इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें कोई प्रिंसिपल या रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होती। आप एक बॉन्ड खरीदते हैं और हर साल आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट लाजमी करनी है, इंटरेस्ट के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट लाजमी करनी है। और अहम चीज़ जो प्राइस यूज करनी है वो मार्केट वैल्यू है। ये जो प्राइस है ना, प्राइस ये कौन सी है, ये फेस वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये पीपी, ये क्या है मार्केट। लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ना वो फेस वैल्यू पे करना होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, लेकिन जो फार्मूला में प्राइस यूज करनी है वो कौन सी होगी, मार्केट प्राइस, वो फेस वैल्यू नहीं होगी। क्लियर। अगर अभी तक की सारी बातें आपको समझ आ गई हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले आप ये खुद कर लें, खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। जरा देखते हैं क्या ये आपको समझ आया कि नहीं। ये नजर आ रहा है आपको जी? पहले आप ट्राई करेंगे या मैं डिस्कस कर दूं? ट्राई करेंगे, शाबाश करें। आपके पास टाइम है 3 मिनट का। 3 मिनट के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पास कीजिएगा ऑनलाइन जी। उम्मीद है आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। इसका आंसर 4.34। लेकिन आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है इरिडीमेबल बॉन्ड। इरिडीमेबल बॉन्ड के लिए फार्मूला क्या होता है, परपेचुइटी, इसको मैथ में परपेचुइटी बोलते हैं। इरिडीमेबल बॉन्ड के लिए जो फार्मूला यूज होता है कैसे होगा, ऊपर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट होगा नेट ऑफ टैक्स, और नीचे क्या है प्राइस, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू है। प्राइस कितनी है इसके, 3.6। भाई ये भी तो है 100, ये फेस वैल्यू। जब फेस वैल्यू और प्राइस अगर सेम हो तो जाहिर है जो कोई भी यूज करे फर्क नहीं पड़ता। अगर डिफरेंट हो तो हमने कौन सी प्राइस लेनी है, मार्केट वैल्यू। प्राइस के लिए क्या लेना है,
तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, क्या आएगा 103.6। अच्छा तो फिर मुझे बताइए उसने फेस वैल्यू 100 क्यों दी है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है। कूपन रेट से मुराद इंटरेस्ट रेट है, ये फेस वैल्यू पे अप्लाई। तो इसमें हमारे पास कितना इंटरेस्ट आया 6% इंटू 100 यानी कितना आया 6। छोटी मोटी कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 आ गया। और इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, नेट ऑफ टैक्स के लिए 1 माइनस 0.25 भी कर सकते हैं और छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो हम इसको 0.75 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 माइनस 0.25 लिख दें वो भी ठीक है, इक्वली करेक्ट है। डायरेक्ट 0.75 लिख दें वो भी ठीक है। मैं प्रेफर करता हूं छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद ही कर लिया करें, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है अच्छी हो, इसमें काम की वर्किंग हो, छोटी मोटी 2 या 6 इस तरह की वर्किंग ना हो। लेकिन शो करवाना चाहे करवा सकते हैं। डन, इसमें की प्रॉब्लम? चलिए अब बाकी काम आपका नहीं है, फाइनेंस यहीं तक थी, अब बाकी कैलकुलेटर का काम है। ठीक है, जरा देखिए क्या आता है 0.043 समथिंग आता होगा, उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू 4.34%। ये हमारी कॉस्ट है इस बॉन्ड की। क्लियर? अच्छा अब थोड़ा सा ये तो क्या मैथमेटिकल वर्क, थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बताइए, इंटरेस्ट तो हम पे कर रहे हैं 6% के लिहाज से, कॉस्ट हमारी कम क्यों है? कॉस्ट कम क्यों है? टैक्स डिडक्टेबल होने की वजह से। एक और रीजन भी है लेकिन वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो किस वजह से है ये? टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से। कॉस्ट कम 6% से कम क्यों है? टैक्स एडजस्टमेंट। क्लियर जी? चलिए अच्छा अब बाकी क्वेश्चन में तो नहीं है, टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है एक और आपको क्वेश्चन दे दूं। सेम क्वेश्चन यही, फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि आपको मार्केट वैल्यू एज्यूम करें कि नहीं दी हुई, उसकी जगह पे कॉस्ट दी हुई है 4.34%। अब आपने खुद बताया हुआ है कि सर अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट गिवन है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर। जरा मुझे इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। अगर क्वेश्चन के अंदर 103.6 नहीं है, इसके बजाय क्या लिखा हुआ है 4. कॉस्ट इज 4.34 मार्केट वैल्यू, और जो 103.6 कह रहे हैं मुझे लग रहा है वो गलत है। क्यों? 103.6 भाई, कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क तो आएगा, असूली तौर पे आना यही चाहिए, लेकिन चूंकि राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस आए। जरा कैलकुलेट कीजिए 103.67, हाँ थोड़ा सा फर्क आएगा। वो किस वजह से आ रहा फर्क? राउंडिंग ऑफ की। अब देखिए अगेन, अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसकी बजाय ये इंफॉर्मेशन दी है। जब कॉस्ट देगा तो कहेगा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, जब मार्केट वैल्यू देगा तो क्या कहेगा कॉस्ट। फिर से जब कॉस्ट देगा तो क्या कहेगा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, और जब मार्केट वैल्यू देगा तो क्या कहेगा कॉस्ट कैलकुलेट करो। टेंशन ही कोई नहीं हमारे लिए, क्यों? सेम फार्मूला यूज होगा। ठीक है, लिखे जरा स्किल टुडे आई लर्न टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू फ्रॉम कॉस्ट एंड कॉस्ट फ्रॉम मार्केट वैल्यू। ना लिखे चले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज हमने अभी तक क्या सीख लिया है। इरिडीमेबल बॉन्ड के केस में मार्केट वैल्यू से कॉस्ट कैलकुलेट करना और कॉस्ट से मार्केट वैल्यू। चलिए जरा मैं भी जरा कैलकुलेट करके देख लूं मुझे भी आया कि नहीं। ये कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट ऊपर उसी तरह आ जाएगा, नेट ऑफ टैक्स, और ये नीचे प्राइस है। क्या होगा? मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करें जो रूल्स होते हैं, प्राइस इधर आ जाएगी और कॉस्ट इधर, ऐसे ही होगा ना, प्राइस इधर आ गई और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। क्या मतलब जी भाई?
कॉस्ट रुपीज में होती है, परसेंटेज में होती है। यहाँ पे कॉस्ट से मुराद हम कोई चीज कितने की है खरीदने, वो कॉस्ट नहीं ले रहे। यहाँ कॉस्ट से मुराद हम पैसों की कॉस्ट ले रहे हैं, फाइनेंस की। किसकी कॉस्ट? जो पैसों की कॉस्ट होती है परसेंटेज में होती है। पैसों की कॉस्ट, बैंक से लोन लेते हैं बदले में इंटरेस्ट देते हैं, वो क्या है? कॉस्ट। तो बैंक क्या आपको परसेंटेज में बताता है कितना इंटरेस्ट रेट होगा कि अमाउंट में बताता है? परसेंटेज में बताता है। तो नेट, हालांकि अमाउंट्स भी कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए अगर हमने अमाउंट्स ही कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे ये अमाउंट ही है, ये जो था 4.5 आया अमाउंट ही है, लेकिन नेट जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है वो परसेंटेज में होगी। लास्ट फिगर आपकी हमेशा परसेंटेज में होगी। कोई सा भी कंपोनेंट कैपिटल का उठा ले, भाई पैसा है, पैसे की कॉस्ट परसेंटेज में होगी। हाँ, ये भी उसी पर्सपेक्टिव से प्रिंसिपल को सामने रखते हैं इसमें, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं, प्राइस। तो सिखा क्या रहा हूं अभी आपको? कॉस्ट से मार्केट वैल्यू सीखो। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, ये समझ आ रही है आपको? ओके, अब क्या करना है? सिंपल फिगर्स को पुट करते हैं, इज इक्वल टू 6 इंटू 0.75, यही है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्या थी? 0.043। बाकी आप देखिए कुछ था हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब जरा कैलकुलेशन करके देखिए क्या आता है? 103.69। तो ये देखिए, अगर आपके पास कॉस्ट गिवन है, आप उससे मार्केट वैल्यू गिवन है, आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट गिवन है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इस असूल में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है किस वजह से आया है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। इसको राउंड ऑफ किया, इनपुट को राउंड ऑफ करेंगे तो आउटपुट भी तो राउंड ऑफ होगा। चेक पॉइंट यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह के अगर मजीद आपको क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के तौर पे दिए जाए तो आप कर लेंगे? चलिए ठीक है, शाबाश। रिडीमेबल की तरफ चलें कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं? चलें रिडीमेबल की तरफ, चले जी। रिडीमेबल, और ये फेवरेट है आई कैप का। इरिडीमेबल पता नहीं पूछे या ना पूछे, लेकिन ये कैलकुलेशन जो अब अभी करने जा रहे हैं, फाइनेंस का कोई पेपर इस कैलकुलेशन के बगैर कंप्लीट नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। ये सबसे अहम कैलकुलेशन है पूरे फाइनेंस में जो हम अब सीखने जा, पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि अलर्ट होके सीखे। पूरी फाइनेंस की सबसे अहम कैलकुलेशन सीखने के लिए तैयार हैं? ओके, यह है मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर और बॉन्ड। कौन सा है? रिडीमेबल। इसमें भी मार्केट वैल्यू भी है, कॉस्ट भी है। पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसमें मार्केट वैल्यू भी थी, कॉस्ट भी थी। वो कंसेप्ट वही है, मार्केट वैल्यू पता है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट पता है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम किधर है? रिडीमेबल। इस लफ्ज को अंडरलाइन करें। और मैंने आपको फाइनेंस के बड़े असूलों में से असूल बताया था कि किसी भी एसेट की वैल्यू, बल्कि दुनिया में हर चीज के ऊपर ये फाइनेंस की बात हम तो फाइनेंस के अंदर है कि करेंगे, लेकिन ये वो असूल है जो फाइनेंस के अलावा भी काम करता है। दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू क्या है? उससे जो हमें कैश फ्लो जनरेट होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उससे हमें जो कैश फ्लो जनरेट होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। वैसे कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है। ये भाईजान की मार्केट वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है? ये अपने पूरे कैरियर में जो कुछ भी सैलरी अर्न करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो इनकी आज की कीमत है। अगर ये बीए में एडमिशन लेते इनकी वैल्यू कुछ और होती, सीए में एडमिशन लिया अगर ये पास कर जाते हैं तो इनकी वैल्यू कुछ और। भी एग्री करते हैं? तो उसी तरह हम फाइनेंस के अंदर रह के बात करते हैं, सिर्फ मिसाल थी। फाइनेंस के अंदर कोई भी एसेट हो उसकी वैल्यू क्या होगी?
उससे जो भी कैश फ्लो जनरेट होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये असूल शेयर्स पे भी लगता है, डिवेंचर्स पे भी लगता है, बॉन्ड पे भी लगता है। इवन आपके जो एसेट्स होते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पीपीई वगैरह, उनमें भी ये रूल लगता है। कोई भी बिजनेसमैन जब कभी कोई भी लगाने लगता है ना कोई एसेट, तो पहले कैलकुलेशन करता है। सोलर पैनल आपने लगाने हैं, अंदर सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होना है, तो पहले कैलकुलेशन की जाएगी, भाई हर महीने हमें कितनी सेविंग होगी, कितने साल तक सेविंग होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर आज की मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखते हैं भाई कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर कुछ बचेगा सोलर पैनल लगाते हैं, नहीं बचेगा तो नहीं लगाते। तो हर चीज की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ये असूल शेयर्स के लिए भी है, ये असूल बॉन्ड्स। लेकिन आज चूंकि हम सिर्फ बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, तो आपको असूल क्या सिखाया जा रहा है? मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, वेदर शेयर और डिबेंचर, एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी सिक्योरिटी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोज। इसका मतलब है हमने अगर रिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला सवाल, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप चाहे 100 साल का बॉन्ड हो ना, आप एक ही कैलकुलेशन के जरिए से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसके जितने भी इंटरेस्ट है उसकी। कैसे वाला? एनविटी के फार्मूला के जरिए से। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से सुन लें। हमने रिडीमेबल बॉन्ड खरीदा, वो रिडीमेबल बॉन्ड से हमें 5 साल तक इंटरेस्ट मिलना है, 5 साल के एंड पे हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी जिसे हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। हमारे लिए इस बॉन्ड की वैल्यू अगर हम कहीं कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी इंटरेस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो प्रिंसिपल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे कि सिर्फ इंटरेस्ट को करेंगे? दोनों को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, उसके जरिए से करेंगे। अहम क्वेश्चन, भाई 5 साल का इंटरेस्ट है, हर साल को अलग अलग डिस्काउंट करेंगे कि एक ही कैलकुलेशन एन्युटी का फार्मूला यूज करें? सेम है तो एक ही। वैसे दोनों से हो जाता है, हम दोनों तरीके आपके सामने रख देंगे, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि एन्युटी का फार्मूला आपने यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? एन्युटी का। फिर से बताइए, रिडीमेबल बॉन्ड की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। और कैश फ्लोज उसके दो तरह के हैं, एक पीरियोडिक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। पीरियोडिक इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन्युटी के जरिए। और जो प्रिंसिपल की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो सिंपल डिस्काउंटिंग कर लें। डन। चलिए, यही वो आपको बता रहा है। फिलहाल सिर्फ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट की तरफ बाद में जाएंगे। जरा देखते हैं मार्केट वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन है? ये ले आ गया जी, पहला क्वेश्चन ही मार्केट वैल्यू वाला है। तो जरा मुझे बताइए, क्या आप ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं इसको आपके सामने? ट्राई करेंगे पहले? क्या है कल? अच्छा, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। एक कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड्स। 12% क्या है? कूपन रेट। और ये फेस वैल्यू 100 क्या है? फेस वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू तो नहीं है? नहीं है। ये उसने फेस वैल्यू क्यों दी है? ताकि कूपन रेट को फेस वैल्यू पे अप्लाई करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेट आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% इन 4 years टाइम। 4 को अंडरलाइन करें, 4 को। रिडीम्ड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल तो नहीं है। रिडीमेबल होना अलग चीज है, कन्वर्टेबल होना अलग चीज है। सारे रिडीमेबल कन्वर्टेबल नहीं होते, कुछ सिंपल रिडीमेबल होते हैं, कुछ कन्वर्टेबल होते हैं। ये सिंपल रिडीमेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% का मतलब क्या है? इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न होगी हमें, रिडेम्पशन वैल्यू, इसकी रिडेम्पशन वैल्यू क्या है?
105, शाबाश। फेस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.05 से, 100 तो मिलना ही मिलना है, 5% प्रीमियम भी ऐड कर दिया, 105 4 साल के बाद। इसका मतलब है आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो कितने साल तक मिलना है? एन्युटी का फार्मूला लगाते हुए n क्या होगा? n इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, टैक्स रेट है 20%। ये टैक्स रेट क्यों दिया हुआ है? किसको नेट ऑफ टैक्स करना? इंटरेस्ट को के रिडेम्पशन वैल्यू को भी? सिर्फ इंटरेस्ट को के रिडेम्पशन वैल्यू को? सोच के बताएं। और अगर आपने क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू को भी नेट ऑफ टैक्स कर दिया, आपने कहा आखिरी साल है ईयर 4 में मैं ऐसा करता हूं 105 प्रिंसिपल मिलना है मुझे, 105 के साथ मुझे इंटरेस्ट मिलना है 12 और उसको नेट ऑफ टैक्स कर दे 12 9.6, तो मैं 105 को 9.6 के साथ ऐड कर देता हूं। क्या ऐड करना है? नहीं करना। इंटरेस्ट अलग है, वो एनएफडी के जरिए से ट्रीट होगा, प्रिंसिपल अलग है, सिंपल डिस्काउंटिंग के जरिए से होगा। ठीक है, अच्छा ये 20% तो मुझे आपने बता दिया, ये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट टैक्स। ये 8% क्या है? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, पोस्ट टैक्स से आप परेशान हो रहे होंगे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी भी कॉस्ट होती है वो पोस्ट टैक्स ही होती है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 8%। ये क्या चीज है? ये आपका डिस्काउंट रेट है जो एन्युटी में यूज करते हैं ना। आई यूज करते हैं कि आर करते हैं? आई है ये डिस्काउंट रेट है। कुछ समझ आई सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की? चलिए अब आपके पास अगेन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास भी, आपके पास भी 3 मिनट का टाइम है। आपने लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए और सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपने सॉल्व करना है। टाइमर लगाइए, अगर 3 मिनट के अंदर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, मार्केट वैल्यू, इसका मतलब है आज यहां तक की फाइनेंस की आप विनर है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, फिजिकल क्लास में तो सबने कर लिया, ऐसा ही है? हाँ, उन्होंने स्टूडेंट्स ने भी उम्मीद है कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने एक दफ़ा डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हमारा तरीकाकार क्या है और उसमें हो सकता है कि नया कंसेप्ट भी आप सीख लें। हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि कैश फ्लो 2 तरह के हैं। एक है हमारा एन्युटी यानी सेम है, और एक है टर्मिनल वैल्यू। एक है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हर साल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो उस कैश फ्लो को कहते हैं जो कि हर साल आपको मिल रहा है, और एक है टर्मिनल वैल्यू जो एंड पे मिल रहा है। तो दोनों को हमने अलग अलग डील करना है। जो हमें हर साल मिल रहा है वो कैसे होगा सॉल्व, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? एन्युटी के जरिए से। तो कैलकुलेट करते हैं एन्युटी में। एन्युटी का फार्मूला क्या होता है? जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। वो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, अमूमन जिस तरह स्टूडेंट करते हैं मैं उस तरह कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं। 1 माइनस, और फिर इसके बाद क्या करना है? इसको डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, आगे डिवाइडेड बाय आई कर लो। ये हमारी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, हमारी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। इसको बात प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, और ये एन्युटी की अमाउंट है। डन। इसके बाद प्लस करना है, ये एक कैश फ्लो। दूसरा कैश फ्लो क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल वैल्यू क्या है? कि जो भी आपकी टर्मिनल वैल्यू है, जो भी प्रिंसिपल पी से शो कर लेते हैं, इनटू 1 प्लस आई पावर माइनस आई। इसमें देखिए कि प्रॉब्लम फार्मूला में अब सिंपल हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। आर कितना है? ये एन्युटी नेट ऑफ टैक्स होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? 12% इंटू 100 इंटू 0.8। मैं इसको जो कैलकुलेशन करता होता ना मुमकिन तौर पे ऐसे करता हूं, 0.12, यानी कैलकुलेशन करते हुए डेसिमल सिस्टम को यूज करता हूं, पॉइंट्स को। फिर उसके बाद फाइनल आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया करता हूं मैं, इसमें मुझे आसानी हो जाती है।
तो इसकी कैलकुलेशन को कैसे करना है आपने जरा कैलकुलेटर निकाल के देखिए, आता है आंसर 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, देखिए क्या अमाउंट आई है 9.6। ठीक है, इससे थोड़ा जरा छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आदत बना लेंगे आपका कुछ वक्त बचाएगी एग्जाम में। ये आ गया जी 9.6 इनटू, अब क्या है 1 माइनस आई कितना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं तो कंफर्म में उसने हमें इंटरेस्ट रेट दिया होगा, कॉस्ट दी होगी, ये कॉस्ट दी होगी, इंटरेस्ट रेट दिया होगा, तो कितना है ये 8%। 1 माइनस 1.08 पावर माइनस एन कितना है 4 और डिवाइडेड बाय 0.08, ये इसकी वैल्यू आ गई एनविटी की, प्लस प्रिंसिपल कितनी अमाउंट है, एंड में कितनी अमाउंट हमें मिल रही है लास्ट 100 इंटू 1.05 कितना हुआ 105 इंटू 1.08 वही और -4, इसको सॉल्व कर ले 108.97, ये क्लियर, ये सॉल्व कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सॉल्व करने में। कुछ कैलकुलेटर में बाज़ आता है और कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे का मसला बाज़ आ जाता है, लेकिन ये जो आप कैलकुलेटर मूवी तौर पे यूज़ करते हैं इसमें नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम। इंश्योर कीजिए हर स्टूडेंट के कैलकुलेटर के ऊपर ये अमाउंट आई हो, ये मैं चेक करूंगा फिर आगे जाऊंगा, वरना नहीं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो है आप लोग भी ये चेक कीजिए, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन समझ आ गई होगी आपको, लेकिन जब तक आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये वैल्यू नहीं आ रही ना मेरी तसल्ली होगी ना आपकी होनी चाहिए। जरा दिखाइए वैल्यू कैलकुलेट करके, शाबाश 108.97, शाबाश 108 दिखाइए, शाबाश किधर है 108 शाबाश, बस ठीक है हो गया। यहां तक दूसरा चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, ये है प्रेजेंट वैल्यू 108.97। एक कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट पता क्या है, क्या भला? हाँ, जितना उसकी वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से जो इनिशियल 2 डेज प्राइस है, कि कौन सी? टर्मिनल वैल्यू नहीं, आज की जो कीमत है, आज की जो वैल्यू, उसको अगर लेस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाए। जैसे इस केस में उसने आज के दिन की बताइए कोई वैल्यू बताई है, ये वैसे टोटल मार्केट वैल्यू आज की होगी 108.97, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। सम टाइम अगर वो आपसे कहे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसने कोई ना कोई इनिशियल कॉस्ट बताई होगी, वो लेस करनी होती है। प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने फर्क पढ़ा नहीं हुआ? पढ़ा ना, क्या फर्क? वो इनिशियल कॉस्ट लेस करनी होती है, पता है? बस यही तो है, मैं ऐसे ही समझा रहा था। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में फर्क पता है ना? ओके। अच्छा, अब जरा चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं IRR कैलकुलेट करने की। क्या आपने ये IRR कैलकुलेट करना सीखा हुआ है? कहाँ सीखा था? QM में। और जो पिछले चैप्टर में मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाई थी आपको, मेरा कोई नाम नहीं है, नहीं मैंने नहीं सिखाई थी क्या? ये किसी और क्लास को सिखाई थी? वो एन्युटी की थी, IRR नहीं थी? कोई बात नहीं, एन्युटी ही तो IRR में भी एन्युटी ही है। आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं IRR। पहले सुने IRR हमारे किस काम आता है, सुने। कहता है कि अगर आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मार्केट वैल्यू, रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या है? रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, उसकी कैश फ्लो। अब अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी तो कैसे करेंगे? सिंपल याद रखें कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इट्स IRR।
कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल सिक्योरिटी इज, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है, IRR। किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है, जरा बोलते जाए कि किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी IRR है। किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी, बोले बोले भैया, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी IRR है। बोलते जाए, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट IRR है। किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट, 1 मिनट तक बोलते जाए IR, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी IRR है। किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी IRR है। किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी IRR है। इसका मतलब है कोई भी रिडीमेबल सिक्योरिटी हमें दे देना और हमसे कहे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो क्या करना है, हमने IRR कैलकुलेट करना है। आप समझ थे कि कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको नहीं आती, हालांकि आपने ऑलरेडी सीखी हुई है IRR। जिसको IRR कैलकुलेट करना आता है उससे रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप भूल चुके होंगे, आपको जरा याद करवा दें कि IRR कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने जिसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, IRR कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, एक लोअर रेट पे NPV कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, हायर रेट पे NPV कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 3, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं इंटरपोलेशन का। ऐसे करते हैं कि कोई आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फार्मूला भी है जिससे IRR कैलकुलेट हो जाए, कुछ कैलकुलेटर्स में होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्या स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। IRR कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, लोअर रेट पे NPV कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 2, हायर रेट पे जब 2 रेट्स के ऊपर NPV कैलकुलेट हो जाएगी, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, फार्मूला क्या, देखिए फार्मूला यही है, IRR इज इक्वल टू लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। देखिए फार्मूला यही है, ये फार्मूला देख, ये फार्मूला आपके लिए सबसे अहम है। ये फार्मूला क्या है, जरा फार्मूला फिर से देखिए, क्या यही फार्मूला, की प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है, शाबाश बताए भाई को, फौरन बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताए नहीं है, नहीं, जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे लेक्चर आगे नहीं चलेगा। बताइए शाबाश, क्या प्रॉब्लम है कि यहां पे, अच्छा मुझे कंफ्यूजन है, यहां पे माइनस है कि प्लस है, NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट है कि प्लस है, पक्की बात है, फार्मूला क्लियर। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा ना आप कोई हैरान लग रहे हैं इस फार्मूला को देख के, इसमें कोई नई चीज है क्या, ये पहले किया हुआ है, पक्की बात है, नहीं मुझे नहीं यकीन, अभी करते हैं, तो IRR कैलकुलेट करने, किसी भी रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या है, उसकी IRR कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स क्या है, फर्स्ट रेट पे NPV कैलकुलेट करनी है, सेकेंड रेट पे, अच्छा मुझे ना लोअर रेट और हायर रेट से ज्यादा ना पसंद है फर्स्ट रेट और सेकेंड रेट बोलना। फर्स्ट रेट पे NPV कैलकुलेट करनी है, सेकेंड रेट पे NPV कैलकुलेट करनी है, और स्टेप नंबर 3 फार्मूला लगाना है। फिर से रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या है, उसका IRR कैलकुलेट करने के स्टेप्स कितने हैं, 3। फर्स्ट रेट पे NPV कैलकुलेट करो, सेकेंड रेट पे NPV कैलकुलेट करो, और थर्ड स्टेप में फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, एक दफा जरा लिखें मुझे तसल्ली हो जाए। फार्मूला क्या है कि NPV ये लो रेट, IRR इज इक्वल टू लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हायर रेट और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। अच्छा अगर कभी कभी NPV पॉजिटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव प्लस लिख देना, नेगेटिव आ जाए तो माइनस कर देना, परेशान नहीं होना कि NPV नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख देंगे, हमें क्या है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर ने करनी है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। आइए जरा अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये पहले क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर उसके बाद आप। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें जी। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनीज 7% लोन स्टॉक, लोन स्टॉक आपको पता है वो बॉन्ड को बोल रहा है, डिवेंचर को, फेस वैल्यू ₹100 इज 96.25। यकीन कीजिए मैंने पहली लाइन पढ़ी, मुझे रिक्वायरमेंट पता चल गई इसकी क्या है, अंदाजा हो गया। जब उसने मार्केट वैल्यू खुद दे दी है, मार्केट वैल्यू क्या है 96, तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट में क्या पूछेगा, कॉस्ट। और जब वो कॉस्ट क्वेश्चन में दे देता है तो रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्केट वैल्यू। देख ले ऊपर यही था ना, कॉस्ट उसने खुद दे दी थी, रिक्वायरमेंट में क्या बोला था, मार्केट वैल्यू। यहां पे मार्केट वैल्यू खुद दे दी है, रिक्वायरमेंट में क्या है, कॉस्ट कर। आफ्टर टैक्स से फर्क नहीं पड़ता, सारी आफ्टर टैक्स पोस्ट टैक्स की कॉस्ट होती है। आफ्टर टैक्स या पोस्ट टैक्स से परेशान नहीं होना, इस अल्फाज को इग्नोर करना है। सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं आफ्टर टैक्स ही होती है। अच्छा ये जो 7% है ये क्या चीज है, कूपन रेट जिसपे इंटरेस्ट मिलना। ये फेस वैल्यू 100 ये क्या चीज है, फेस वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा। 96.25 क्या है, ये आज 96.25 में मार्केट में बॉन्ड मिल रहा है। अगर आपने ये बॉन्ड खरीदना है आज तो आपको कितने में मिलेगा, 96.25 में। एनुअल इंटरेस्ट हैज जस्ट बीन पेड, इररेलेवेंट। ये क्या है, इररेलेवेंट। द बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 4 ईयर। रिडीम को अंडरलाइन करें, इससे क्या पता चला, रिडीमेबल बॉन्ड है। तो रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या होती है, रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या होती है, IRR। और है आफ्टर 4 ईयर, 4 को अंडरलाइन करें, ये 4 क्या है, N इज इक्वल टू 4। द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन कंपनी प्रॉफिट इज 30%। 30% किस लिए दिया, नेट ऑफ टैक्स। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच जो है ना वो चेंज करके बता रहा हूं। जो अप्रोच मैं आपको भी क्लास में सिखा रहा हूं ना उसके बाद भी कैलकुलेशन करनी है। जो बुक में है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसको हमने इफेक्टिव किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है। बुक में बाज़ औक़ात कैलकुलेशन में आंसर ठीक है, लेकिन उसने एन्युटी की बजाय हर एक को अलग अलग डिस्काउंट किया, हर कैश फ्लो को। हमारे कैश फ्लो को अलग अलग डिस्काउंट नहीं करेंगे। पहले मैं स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया करता था, चाहे अलग अलग डिस्काउंटिंग कर लो चाहे एन्युटी कर लो, जो जिसमें एक्सपर्ट है। लेकिन अब सबके लिए रिक्वायर्ड है क्या, एन्युटी के जरिए से ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसलिए वो वाली ऑप्शन अब आपके पास नहीं है अलग अलग को डिस्काउंट करना। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बचता है। हालांकि आंसर ठीक आएगा लेकिन इसमें टाइम बचता है। जब दो अप्रोचेस दोनों करेक्ट हो तो उनमें से जो कम वक्त में हो जाए ना वो बेहतर होती है, उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। प्रॉफिट इज 30%। अब क्या करना है, IRR कैलकुलेट करनी है भाई, ऐसा ही है। पहले देख ले क्या नतीजा हमारा ठीक है, रिडीमेबल सिक्योरिटी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है, उसकी IRR। अब IRR कैलकुलेट करने के कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। शाबाश। स्टेप नंबर 1 कौन सा है, NPV एट फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट हमेशा आपने कूपन रेट रखना है। फर्स्ट रेट जिस अप्रोच के साथ जो जो चीजें बता रहा हूं ना उसी को फॉलो करना। फर्स्ट, हालांकि अदर अप्रोचेस के साथ भी आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी आपको मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव अप्रोच बताऊं। फर्स्ट रेट हमेशा हमारा क्या होगा, कूपन रेट। कूपन रेट क्या है इसमें, 7%। तो अब आपने कैलकुलेट करने हैं NPV एट फर्स्ट रेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे NPV एट 7% इज इक्वल टू क्या है, पहले एन्युटी R। अब कितना है इंटरेस्ट, 7 लिखे, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 100
मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ऐसा ही है भाई। एनयुटी हर साल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7%। 7% को मल्टीप्लाई करें 100 से, और एक और चीज से मल्टीप्लाई करना है, किसे? नेट ऑफ टैक्स। वो क्या है? 70%। तो क्या आंसर आया? 4.9। 7 हाँ बिल्कुल 4.9। तो ये आ गया हमारा 4.9 मल्टीप्लाइड बाय किससे? 1 माइनस, अब इंटरेस्ट रेट क्या है? 7%। 1 माइनस 1.07 पावर बताए -4, और फिर क्या करना है? डिवाइडेड बाय 0.07। देखिए यही है जी, यही है बिल्कुल। ये ब्रैकेट वैसे उड़ा दें, इसकी जरूरत तो नहीं है। ये क्या हुआ? एनयुटी की वैल्यू आ गई। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी एक वैल्यू रहती है, वो कौन सी? हाँ, प्रिंसिपल रिडीम। वो कितना है? क्या उसने बताया? विल बी रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब है 4 साल बाद कितने में रिडीम होगा? 100 रुपए में। तो प्लस 100 इंटू 1.07 पावर -4, ये -4 है। ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ये क्या है? प्रिंसिपल। और फिर इसके बाद एक चीज और है, वो क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रेजेंट। तो आज की जो मार्केट वैल्यू है उसको लेस करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू से नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कोई लेस करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। लेस आज की कितनी वैल्यू है? ये 96.25। 96.25 करें कैलकुलेट, कितना है? करें, शाबाश। -3.36। क्रॉस वेरीफाई करें दूसरे स्टूडेंट। माइनस लगाना लाजमी है। 3.36 -3.36। डन जी, यहां तक पहुंचे? कोई स्टूडेंट चेकमेंट, कोई स्टूडेंट जो पीछे रह गया हो? सारे साथ हैं? ऑनलाइन वाले भी साथ होंगे हमारे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये अच्छा, अब आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है सेकंड रेट पे। अब क्या करना है? एनपीवी एट सेकंड रेट याद रखे, हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एनपीवी के ऊपर। पहली कैलकुलेशन कहां पे खत्म हुई वो बताएगा दूसरी कैलकुलेशन कहां से शुरू होनी। अगर तो आपका एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपको रेट बढ़ाना है, क्योंकि जितना रेट बढ़ाएंगे एनपीवी कम होता जाएगा। इंटरेस्ट रेट और एनपीवी का इनवर्स रिलेशनशिप है, लिख लें। इंटरेस्ट रेट और एनपीवी इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने आपको बताया आईआरआर में 0 की तरफ जाना होता है, ऐसा ही है ना? तो अगर 7% पे एनपीवी नेगेटिव है, हमने 0 की तरफ जाना है, इसको 0 की तरफ लेके जाना है, एनपीवी को बढ़ाना है, एनपीवी को तो हमें रेट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जो दूसरा रेट है वो क्या होगा? वो 6% हो सकता है, 5% हो सकता है। लेकिन अगर एनपीवी पॉजिटिव होती पहले, फिर सेकंड रेट क्या होता? लो, ये सेकंड रेट क्या होता? अगर एनपीवी पॉजिटिव होती, सेकंड रेट हायर होता। ठीक है, यानी फर्स्ट रेट हमेशा कूपन रेट होगा, सेकंड रेट आपका लोअर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है फर्स्ट एनपीवी क्या है। फर्स्ट एनपीवी पॉजिटिव हो तो सेकंड रेट हायर लेना है, फर्स्ट एनपीवी नेगेटिव हो
सेकंड रेट लोअर लेना है। ये समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एनपीवी सेकंड रेट क्या होगा, लोअर क्या करूं, 6% रखूं, 5 रखूं, 4 रखूं, 5। कितनों का ख्याल है 4% रखें, कितनों का ख्याल है 5 रखें, कितनों का ख्याल है 6 रखें, 5 वाले ज्यादा। एनपीवी एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू, अब असल में पता है क्या करना है, आइंदा आपने कैलकुलेटर के ऊपर ये कैलकुलेशन की है आपने, उस कैलकुलेशन को ऑल क्लियर नहीं करना, उसी को एडिट करना है। जहां जहां 0.7 है वहां वहां 0.5 कर देना है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम ताकि टाइम बचे। फिर से सुन लें, दूसरी दफा सारा काम दोबारा नहीं करना। जितने ज्यादा पंच उतने ज्यादा चांस ऑफ एरर होते हैं, तो अगर काम आसानी से जल्दी हो सकता है दूसरी दफा, क्योंकि आपकी बाकी सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, फार्मूला रेट, तो आप भी कैलकुलेटर में वही चेंज करें बस। ठीक है भाई, समझ गए? तो आप अगर आल क्लियर कर चुके हैं तो कोई मसला नहीं, फिर दोबारा कर लें 0.5 के साथ। लेकिन आइंदा जब कभी आपने कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना है, पहले वाली कैलकुलेशन को ही एडिट करना है। जहां जहां 0.7 है वहां क्या कर देना है, 0.5 कर देना है। ये आपका होगा 3 जगहों पे, 1 2 3। जो फार्मूला आपका एडिट होगा कितनी जगहों पे होगा, 3 जगहों पे। क्या करें इसको 0.5, बताएं क्या आता है। 3 नहीं बोल रहे हैं, मुझे प्लस माइनस भी बोले साथ, प्लस 3.39। एनपीवी एट 5% इज इक्वल टू प्लस 3.39, ऐसा ही है। अब क्या करना है, स्टेप 3 IRR, IRR इज इक्वल टू क्या था, लोअर रेट, लोअर रेट कौन सा है 5% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, ना 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 ना, पॉजिटिव 3.39। एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय क्या था, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, यही था। लेकिन एनपीवी एट हाई, अच्छा अब देखिए जरा क्या करने लगा हूं मैं, हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान हो जाएंगे आप। सुने, फिर फार्मूले में लिखा हुआ है एनपीवी लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। मैं माइनस नहीं करने लगा, मैं इसको प्लस करने लगा हूं। बताइए मैंने क्यों किया, बताइए। माइनस माइनस प्लस, शाबाश। माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। भी समझ आ रहा है ये साइंस। और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन रेट कितना है 7% माइनस 2, 0.02। ये ले, इसको सॉल्व कर ले। एग्जैक्ट एग्जैक्ट ही है, राउंडिंग ऑफ नहीं की, 6% आ गया। सुभान अल्लाह, ये आ गया जी 0.06, डेट इज 6%। ठीक है जी, तो इसकी कॉस्ट क्या आई, क्या 6%। एनपीवी क्या कर दिया है यार, आप जब बोलते हैं ना मुझे कुछ ना कुछ जो है ना मसला सामने आता है। बताइए क्या है, एनपीवी कैसे इंटरचेंज की है, लोअर रेट, ये लोअर रेट है, ये एनपीवी एट लोअर रेट है, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। कोई मसला नहीं, कोई, मैं पहले से तैयार था, मैं पहले से तैयार था। कैलकुलेशन देखे सारी समझ आ गई है। चले, इसी तरह का अगर और क्वेश्चन आपको दिया जाए तो कर लेंगे।
अच्छा एक तो आपने करना है क्वेश्चन 6, 5 घर जाके दोबारा कीजिएगा और 6 कीजिएगा। बाकी आपको मजीद असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप पे मैं शेयर करूंगा और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए LMS के ऊपर हम अपलोड करेंगे इस लेक्चर की मजीद, ठीक है। अब मैथ जब करते थे तो दिन में कितने सवाल थे आपको दिया करते थे IRR के? जब आपने IRR सीखा था तो एक दिन में कितने सवाल मिले थे, सच से बताना है? 2 बस मिले थे, ऐसे ना करें, वो तो 10-10 15-15 देते होते हैं। हम 2-3 ही देंगे, 2-3 आपको मजीद क्वेश्चन 3 दे देंगे, चलो ठीक है जी। चलिए असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है और असूल याद रखना है, रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट उसकी IRR है, ठीक है। इसमें कोई 1-2 और चीजें हैं रिडेम्पशन के हवाले से, और ये आपको पता है ना, अगर वो कन्वर्टेबल हो तो आपने क्या करना है, हायर अमाउंट को लेना है। कन्वर्टेबल की भी असाइनमेंट में क्वेश्चन ऐड कर लूं? हाँ जी ठीक है, ये कन्वर्टेबल ही है, ये वाला क्वेश्चन कन्वर्टेबल ही है। अब ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा कि इसका क्या करना है, हायर वैल्यू लेनी है, याद है ना। चलिए कल डिस्कस करेंगे इसको भी हम। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।